प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 जो कि 13 दिसंबर 2025 को आप लोग की परीक्षा होनी है और आपका एडमिशन 2026 में होगा। तो आज हम लोग आपको लेके आ चुके हैं भाषा परीक्षण की वीडियो और पार्ट ये है 3। यानी कि हम लोग पहले 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 20 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावनाएं बनती है और इससे आपकी भाषा परीक्षण की जो नंबरिंग है वो आपकी इंक्रीज होगी। उसमें आपकी कोई गलतियां और त्रुटि जो होती हैं वो आपकी अब नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर है जिसमें से 2 मॉडल पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपकी मैथ की वीडियो, हिंदी की वीडियो आपकी उस यूट्यूब वीडियो पे पड़ चुकी है, जीएसजी ग्रामीण शिक्षा गुरुकुल के यूट्यूब पे। तो चलिए हम लोग अब भाषा परीक्षण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले भाषा परीक्षण के पोर्शन में चलते हैं और देखिए हम लोग आ चुके हैं भाषा परीक्षण के पोर्शन में और यहाँ पे हमारे पास 4 अनुच्छेद होते हैं। हर अनुच्छेद से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, साथ साथ आप लोग भी पढ़ें तो और बेहतर होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन को अत्यधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है और पूछा जा सकता है कि किसने मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में हर प्रकार की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त की जा सकती है। हालांकि तकनीकी के अधिक प्रयोग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसके प्रभाव से किस पर असर पड़ रहा है या तकनीकी के प्रभाव से क्या असर पड़ रहा है। आगे है, यह आवश्यक है कि तकनीकी का संतुलित और सही उपयोग किया जाए ताकि इसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। चलिए प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है, अनुच्छेद का मुख्य विषय क्या है। शिक्षा का महत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व, स्वास्थ्य समस्याएं, इंटरनेट की सुविधा। चलिए देखिए, जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा का महत्व तो है नहीं। जो शिक्षा का महत्व है ये तो नहीं है लेकिन आप इसको पूरा नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य समस्या की इसमें बात हुई है लेकिन ये भी मुख्य उद्देश्य यानी इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इंटरनेट की सुविधा, इस अनुच्छेद में इंटरनेट की सुविधा के बारे में बताया गया है लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो यह है यह मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन हमारे हैं वो तीनों ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है। तो अगर हम सही ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव, यही ऑप्शन सही होगा। अब दूसरे प्रश्न पर हम जब चलेंगे तो यह अनुच्छेद के अनुसार तकनीकी का अधिक प्रयोग किस पर प्रभाव डालता है। पूछ रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि जो भी है इसी 4, 5 या 10 लाइन का जो अनुच्छेद है उसी से आपको आंसर देना है, बाहर से आपको कोई आंसर नहीं देना है। तो इसमें क्या पूछा है, सामाजिक संबंध पे नहीं, सामाजिक संबंध पे तो प्रभाव नहीं डाल रहा है। आर्थिक स्थिति पे भी कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। जीवन शैली पे भी प्रभाव नहीं डाल रहा है। हाँ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे डाल रहा है। जीवन शैली पे होता लेकिन कब, जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ऑप्शन नहीं होता तब, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, आगे है, तकनीकी का संतुलित उपयोग से क्या अभिप्राय है। यानी पूछ रहा है कि तकनीकी का संतुलित उपयोग होता क्या है, यही पूछना चाह रहा है। अभिप्राय से मतलब क्या होता है। तकनीकी का त्याग करना, नहीं भाई, देखिए संतुलित उपयोग पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि उसको नकारने के लिए बोल रहा है, तो ये तो होना नहीं है। ठीक है, तो और आगे जो है तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। दूसरा, केवल मनोरंजन के लिए उपयोग करना, नहीं, हम लोग देखिए शिक्षा के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आप अभी इंटरनेट पे इस वीडियो में हमारे द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये तकनीकी का संतुलित और सही उपयोग ही तो है, तो ये मनोरंजन के लिए केवल थोड़ी नहीं है। आगे है, आवश्यकता के अनुसार सीमित उपयोग करना। ठीक है, यही ऑप्शन, जो यही ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन जो है आपका, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अधिक समय तक इस्तेमाल करना भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, सही क्या है, आवश्यकता के अनुसार और सीमित उपयोग करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में क्या संभव है। धन अर्जित करना, हाँ ये भी संभव है। ठीक है, सूचना प्राप्त करना, ये भी संभव है। व्यायाम में सुधार, ये भी संभव है। स्वास्थ्य वृद्धि, ये भी संभव है। लेकिन अभी इसमें हमें क्या बताया है, आप देखे हैं यहाँ पे बताया है
कि जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त हो जाती है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के तहत जानकारी यानी सूचना तुरंत क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद के अनुसार नहीं सही है, सी भी नहीं सही है, डी भी नहीं सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। आगे है, तकनीक का सही उपयोग क्यों आवश्यक है। शिक्षा का प्रचार, इंटरनेट का प्रचार, लाभ सभी को मिले, कोई लाभ नहीं मिले। ठीक है, शिक्षा का प्रचार ये भी सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन अनुच्छेद के अनुसार की बात होती है तो इसमें है लाभ सभी को मिले। सही उपयोग क्या है कि लाभ सभी को मिलना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ पे अगर पूछे कि सही उपयोग क्या होता है तो जिसमें सबका भला होता है वही सही उपयोग होता है। आगे है अनुच्छेद 2, शिक्षा हमारे जीवन का आधार है, यह व्यक्ति और व्यक्तित्व और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा जीवन का आधार है। अब ये पूछेगा क्या कि ये कैसी क्षमता विकसित करती है, तो सोचने समझने की, व्यक्तित्व की क्षमता विकसित करती है। शिक्षा से केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं बल्कि यह समाज में जागरूकता और विकास को भी प्रोत्साहित करती है। शिक्षा क्या क्या करती है, रोजगार भी देती है, समाज में जागरूकता भी देती है और विकास को भी क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा में सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। देखिए, जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो समाज में कोई किसी के प्रति, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, छोटे बच्चे हों, असहाय हों, सबके प्रति क्या कहेगा, उनको अच्छी बातें बताएगा, अच्छी चीज़ें सिखाएगा, सही गलत का फर्क करना बताएगा कि नहीं आप ये करेंगे तो आपके लिए गलत हो सकता है, आगे चल के आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए गलत हो सकता है, आपको क्या करनी चाहिए ये सही हो सकता है, ये सब बताता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की उन्नति और भविष्य का आधार है। आपने इत्मीनान से पेपर पढ़ा, आपने अनुच्छेद पढ़ा, अब इसके प्रश्न को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, रोजगार प्राप्त करना। देखिए उसमें दिया है कि केवल रोजगार प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, व्यक्तित्व का विकास ये भी है, ठीक है। लेकिन एक एक ऑप्शन मतलब गलत है, ये ऑप्शन ऐसे करेंगे अगर एक एक ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन शिक्षा का पूछना मुख्य उद्देश्य क्या है, रोजगार प्राप्त करना ये भी है, व्यक्तित्व का विकास ये भी सही है, समाज में जागरूकता लाना ये भी सही है, यानी कि सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही है। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे दिया है, न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं, यानी रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं बल्कि ये समाज में जागरूकता फैलाते हैं और विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न हम लोग कि अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा क्या सिखाती है। धन कमाने का तरीका, सही और गलत में फर्क, खेलों का महत्व और जीवन में असफलता। देखिए धन कमाने का तरीका सिखाती है, खेलों का महत्व को भी समझाएगी, जीवन में असफलता को भी समझाएगी, लेकिन जो सही है इसका सबसे सही उत्तर है वो होगा सही और गलत में फर्क करना शिक्षा में सिखाती है। शिक्षित व्यक्ति हमें ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही रहेगा कि समाज के लिए, क्या सही नहीं रहेगा। अगला है, एक शिक्षित व्यक्ति समाज में क्या योगदान देता है, समाज को बिगाड़ता है। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, समाज को क्यों बिगाड़ेगा, शिक्षित व्यक्ति है तो ये गलत बात है। विकास को प्रोत्साहित करता है, सही बात है, वो विकास के प्रोत्साहित कर, बेरोजगारी को तो बढ़ा ही नहीं सकता, ये तो गलत है, संसाधनों का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता है। हाँ विकास को बढ़ाएगा, आपका सहयोग करेगा, समाज को अच्छी दिशा में ले जाएगा, लोगों को बदलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षा किसके भविष्य का आधार है, परिवार के, क्या बोल रहा है, परिवार के, दोस्तों के, विद्यालय के या देश के। तो देखिए ये सबके है, ठीक है, तो केवल परिवार के कहेगा तो भी नहीं सही है, दोस्तों के भी नहीं सही है, विद्यालय का भी नहीं सही है, देश के, देश में सब आ जाएंगे, विद्यालय, परिवार, दोस्त, इसलिए हम इस पे लगाएंगे देश पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अनुच्छेद में शिक्षा को क्या कहा गया है, जीवन का आधार, मनोरंजन का साधन, व्यर्थ का समय या रोजगार का स्रोत। अनुच्छेद अब देखिए, शिक्षा हमारे जीवन का क्या है, आधार है। अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तो शिक्षा को जीवन का आधार कहा गया है, इसको क्या कहा गया है, जीवन का आधार का। तो चलिए यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अनुच्छेद में शिक्षा को क्या कहा गया है, जीवन को, जीवन का आधार कहा गया है। अब अनुच्छेद 3 और 4 हमारी सॉल्व करने की बारी है। देखिए अनुच्छेद 3 दिया है, क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है जिसे पूरे विश्व में खेला और देखा जाता है। यह खेल न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि खिलाड़ियों में टीम भावना, अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है।
क्रिकेट को खेलने के लिए रणनीति और धैर्य की आवश्यकता होती है। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है। सही बात है, धर्म की तरह माना जाता है। और खिलाड़ी लाखों लोगों के आदर्श बन जाते हैं। यह खेल न केवल व्यक्तिगत विकास करता है बल्कि देश को भी जोड़ता है। विश्व कप जैसे टूर्नामेंट लोगों को उत्साहित और एकजुट करते हैं। जैसे अभी एशिया कप चल रहा था हाल ही में, सितंबर में ही शायद खत्म हुआ है, ठीक है। और भारत उसकी विजेता भी रही है। फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया है। क्रिकेट क्या सिखाता है? आलस सिखाता है। कैसी बात कर रहे हैं भाई, दौड़ना भागना होता है, बल्ले से मारना होता है, मजे के काम है, तो आलस से कैसे सिखाएगा? गलत बात है। अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। हाँ, ये वैसे सही बात है। अकेले काम करना, लोग 11 लोग होते हैं, इसमें अकेले कैसे काम करेंगे? ये गलत गलत बात करता है। केवल मनोरंजन, ये भी गलत बात है। मनोरंजन के साथ साथ अनुशासन और टीम भावना भी सिखाता है। भारत में क्रिकेट को किस प्रकार देखा जाता है? सामान्य खेल की तरह नहीं, सामान्य खेल की तरह हम लोग नहीं देखते हैं। समय की बर्बादी, हाँ, अगर घर पे है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, दिन भर खेल रहे हैं, तो समय की बर्बादी यही है। लेकिन अगर राष्ट्रीय तौर पे खेल रहे हैं, राजकीय तौर पे खेल रहे हैं, तो ये समय की बर्बादी नहीं है। कठिन काम, हाँ, जिसको नहीं खेलने आता उसके लिए है। लेकिन अनुच्छेद के अनुसार क्या है? धर्म के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है बच्चों? धर्म के रूप में देखा जाता है। क्रिकेट खेलने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? आलस्य और अनदेखी, मार के भगा देगा आपका कोच अगर आप ऐसा करेंगे तो। रणनीति और धैर्य, यही सही है। निरंतर अभ्यास न करना, गलत बात है। केवल शक्ति, गलत बात है। तो क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा रणनीति और धैर्य देखना पड़ता है। धैर्य, आप पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं कि अरे यार आउट ही नहीं हो रहा है, रन बनाया जा रहा है, हमारी टीम आउट हो रही है, ये सब चीज़ें धैर्य के अनुसार। रणनीति, किसको कब बॉलिंग करनी है, कब बैटिंग करनी है, ये सब रणनीति होती है, ठीक है। विश्व कप का क्या महत्व होता है? केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी तो महत्व है। आप लोग एकदम चिल्ला रहे होते हैं आज मैच है, मैच देखना है, ठीक है। दूसरा है दर्शकों को उत्साहित करना और अ, एकजुट करना है। हाँ, ये सही है। समय को बिताने का साधन, कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। अनुच्छेद के अनुसार देश के नुकसान के लिए तो पूरा गलत है, ठीक है। अगला है, क्रिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश का नुकसान करना? नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? देश का नुकसान करना नहीं है, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास है। सही बात है। धन कमाना और आलस्य बढ़ाना, गलत। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 4। श्री रामचंद्र जी हिंदू धर्म के आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि किस रूप में पूजे जाते हैं? आदर्श पुरुष के रूप में और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। वे अयोध्या के राजा थे, ये भी पूछ सकता है क्योंकि यहाँ के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे, ये भी पूछ सकता है कि किसके पुत्र थे, तो दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र। श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास किया। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। तो ये भी पूछा जा सकता है, कितने वर्ष का किया? 14 वर्ष का वनवास। सहर्ष स्वीकार किया। उनके चरित्र में साहस, धैर्य, करुणा का समावेश है। उन्होंने रावण का वध किया। ये भी पूछा जा सकता है, किसका वध किया? तो उन्होंने रावण का वध किया कर धर्म और सत्य का विजय स्थापित किए। श्री रामचंद्र जी का जीवन हमें सत्य, कर्तव्य और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। श्री रामचंद्र जी को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम के राम से। किस नाम से? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्रोधी राजा तो थे ही नहीं, लालची भी नहीं थे और अहंकारी भी नहीं थे। श्री राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया? केवल धन कमाने का? धन कमाते तो वही राज्य छोड़ के तो जाते नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। स्वार्थ और लोभ भी नहीं था उनके, अनुशासन का त्याग भी नहीं था, सत्य और धर्म कर्तव्य का। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। आगे है, श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्षों का वनवास क्यों स्वीकार किया? अपनी माता पिता की आज्ञा से। सही जवाब यही है। स्वयं के सुख के लिए, रावण से बचने के लिए, राजमहल के लिए। ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपनी माता पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए। श्री रामचंद्र जी ने किसका वध किया? कंस का? नहीं, कंस का वध किसने किया था? जो कंस का वध है वो श्री कृष्ण जी ने किया था। किसने किया था? कृष्ण जी ने किया था, ठीक है। और दुर्योधन का युद्ध वो वध जो है वो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने किया था। वो मामा शकुनी का तो नहीं है, रावण का। श्री रामचंद्र जी ने किसका किया था? रावण का। श्री रामचंद्र जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? लोभ और स्वार्थ का? गलत है। अनुशासन त्याग? गलत है। संघर्ष से बचना? गलत है। ऑप्शन क्या सही है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी
आपका सही रहेगा। तो देखिए हमने आज सक्सेसफुली 20 क्वेश्चन जो है कि हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ऐसे प्रतिदिन मैथ के, रीजनिंग के और हिंदी की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे चलती रहती है। 13 दिसंबर 2025 का आपका पेपर है, तो एकदम मन लगा के तैयारी करते रहिए। कोई डाउट है कमेंट करिए, फ़ोन नंबर है फ़ोन करिए, एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको समस्या है, अपना उद्देश्य एच की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। 24x7 आपके सहयोग के लिए हमारी टीम लगी हुई है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो फ़ोन उठाइए, नंबर लगाइए और चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। धन्यवाद।